हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ बिकॉज़ आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे डिमांड किया है नोट्स का। आप लोगों को नहीं पता, बट जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और उससे आपको रिस्पांस आए तो अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत ही फटाफट वीडियोस बना दिया। आज अगर हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 3 में सेक पेपर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट मैं अपलोड कर रही हूँ बिकॉज पढ़ाने में और लिखने में नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूँगी, पार्ट बाय पार्ट कर दूँगी, यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे कर करके। पहला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हमें करना है। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो मैंने ब्रीफ में बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें हम, पूरे वर्ल्ड के लेवल के सारे कंट्रीज़ के, तो सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें प्रेजेंटली अभी 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 5 अपेंडिसेस हैं। और ओरिजिनली जब ये बना था, मींस 1950 में जब ये इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, तो इट हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। उस समय इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो ये क्वेश्चन मेनली यहाँ से बनता है कि ओरिजिनली कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट थे और कितने शेड्यूल्स थे। बिकॉज प्रेजेंटली वाला तो जल्दी पूछता नहीं है, बट एग्जाम में अगर आया तो आप प्रेजेंटली ही लिखना, और ओरिजिनली भी अगर मेंशन कर दोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा आपको। एग्जामिनर को लगेगा आपको सब आता है, हमें तो धोखा ही देना है ना एग्जामिनर को, उसको बताना है कि हमें तो सब आता है। तो कुछ लाइन लिखो और उसे अंडरलाइन कर दो। देन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, देखो हमारे इंडियंस का क्या है कि हम सब में तेज होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कॉपी करने की, आप चांदनी चौक चले जाओ, देखो कितने अच्छे अच्छे चीज़ कॉपी कर रहे हो लोग। तो कॉपी करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जुडिशियल रिव्यू, देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे चीज़ अलग अलग कंट्री से, ये वैसे मजाक था तो आप सीरियस मत ले लेना, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम दूसरे कंट्री से लिया गया है। BR अम्बेडकर ने जब बनाया तो उन्होंने पहले अच्छे से समझा कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन को, और उनका क्या क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है वो फीचर्स है, और फिर उन्होंने सबको इम्प्लीमेंट करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक तैयार किया। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने बाहर किसी कोई और कंट्री से लिया है। तो पहला है जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमने कहाँ से लिया, USA से। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट US से लिया है। इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल, कैसे हमें रिमूव करना है प्रेसिडेंट को। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटेन एंड सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से लिया। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट मैंने कुछ लिख दिया। तो हमने बहुत सारे, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैग ऑफ बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स BORROWINGS बोरोइंग्स है, मतलब हमने हर कंट्री से कुछ ना कुछ लिया है और एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने ब्रिटेन से लिया था, बेस्ड ऑन कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बताता है कि कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में। ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर्स मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। देखो इसको वेस्टमिंस्टर भी बोलते हैं और कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टर, मेनली कैबिनेट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप अगर पॉलिटिक्स स्टूडेंट हो तब भी आएगा, और अगर आपने एससेक पेपर में अगर कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट लिया है तब भी क्वेश्चन आ सकता है। देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही ज़्यादा रिजिड है ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये दोनों का मतलब मिश्रण है। नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों मिलाकर बनाया। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। कभी कभी चेंजेस करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लंबा होता है, और कभी कभी सिंपली हम लोग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारा जो चेंजेस करने का है अमेंडमेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में उसे अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अमेंडमेंट करना आर्टिकल 368 में दिया गया है। कौन सा, 368। और इस अमेंडमेंट में पहला है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब, देखिए स्पेशल मेजोरिटी 2 तरह की होती है। पहला तो कि जितने मेंबर प्रेजेंट है पार्लियामेंट में, मतलब उसमें से 2/3 वोट्स आने चाहिए। अगर आपको कोई चेंजेस लाना है तो 2/3 वोट। और दूसरा होता है हाफ वोट, मैंने लिखा नहीं है, हाफ वोट होता है, मतलब 1/2 वोट्स भी होना चाहिए। और दूसरा है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब होता है सिंपली कुछ लोगों ने पास कर दिया एंड इट इज़ पास नाउ, मतलब वो बिल जो भी हमारा लॉ है वो बन गया। देन ये हो गया फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, ठीक है। हम हमेशा चिल्ला कर बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ फेडरल सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने जो स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला कंसेप्ट लिया था फेडरल सिस्टम, वो कनाडा से लिया है। तो कनाडा का अगर हम मॉडल देखें तो वहाँ पे सेंटर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, और जो बाकी स्टेट्स वाला गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, डिवीजन पावर का है, बट वीक है उसके कंपैरिजन में। तो क्योंकि हम देखते हैं इमरजेंसी के टाइम में सारा पावर कहाँ जाता है, सेंटर के पास, हमारे पास तो कुछ नहीं बचता है।
तो यूनिटरी बायसनेस मतलब यूनिटरी की तरफ थोड़ा सा झुकाव इसका ज़्यादा है। स्टैब्लिशेस फेडरल फीचर्स ऑल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी फीचर्स, में बहुत ज़्यादा ही यूनिटरी फीचर्स भी है। द वर्ड फेडरेशन इज़ नोवेयर यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, और एक बात, अगर हम आर्टिकल 1 देखते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 1, तो वो क्या बोलता है? इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो बोलता है इंडिया क्या है? यूनियन है स्टेट्स का। वो कभी मेंशन नहीं करता कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। सो एक चीज़ है, देखो एग्जाम में ना 1 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। मेनली मैंने जहाँ तक पेपर दिया है मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं सेमेस्टर 5 में, ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है मेरा पेपर, सेमेस्टर 3। तो आर्टिकल 1 में वो क्वेश्चन दे देता है कि आर्टिकल 1, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए दे देगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, बी दे देगा फेडरेशन ऑफ स्टेट, 3 कॉन्फेडरेट ऑफ स्टेट, और 4 दे देगा नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। उसके बाद आता है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन। तो देखो इमरजेंसी कब लगता है इंडिया में? 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं। पहला नेशनल इमरजेंसी, जो कि अंडर आर्टिकल 352 में आता है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में आता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है आर्टिकल 360। नेशनल इमरजेंसी तो हम जानते हैं, जब भी ऐसा कुछ घटना होगा जो कि नेशनली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पूरा मतलब नेशनल इशू होगा, जब इंडिया मतलब हमारा कंट्री थ्रेट में रहेगा, या तो बाहर से कोई आक्रमण होगा या इंडिया के अंदर भी आर्म रिबेलियन होगा, तो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है? सेंटर के पास सारे पावर्स चले जाते हैं और कुछ भी पावर नहीं बचा रहता है स्टेट के पास। सिर्फ लोगों से भी फंडामेंटल राइट छीन लिए जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है। देन स्टेट इमरजेंसी जब भी कुछ ऐसा होगा स्टेट के अंदर कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आर्म रिबेलियन हो जाएगा या फिर बाहर से कहीं थ्रीट होगा, तो स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं, और ये लगाने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, स्टेट इमरजेंसी। और मेनली इस टाइम क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट अपने अंदर उस स्टेट को ले लेता है और वहाँ का जो भी गवर्नमेंट रहता है वो कोलैप्स कर जाता है, फेल कर जाता है। देन लास्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल मतलब अर्थव्यवस्था में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा, आर्टिकल 360 में इसको आता है। देखो आप ना मेनली आर्टिकल कुछ याद कर लेना, बिकॉज एग्जामिनर क्या सोचता है ना, देखो वो पूरा तो पढ़ता नहीं है, पूरा नहीं, कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आप कितना भी लिख दो ना वो आपका एवरेज ही मार्क्स देता है। ज़्यादा से ज़्यादा 7.5, 7.6, 7.8 इतना तक ही जाता, उसके बाद तो हिस्ट्री में तो जाता ही नहीं है। तो मैंने तो वहाँ से ही छोड़ दिया है, मतलब आप कितना भी पूरा 2 कॉपी भी लिख के आ जाओगे ना तब भी नहीं देगा। तो आप क्या करो, देखो वो कुछ नहीं पढ़ेगा, बस आपका आर्टिकल्स देखेगा। अगर आपने सही आर्टिकल्स लिखे हैं तो बस उस पर मार्क्स बैठा देगा, 3 मार्क्स, जितने मार्क्स करेगा 1-2 मार्क्स काटेगा ये ऑफकोर्स। आर्टिकल 352, 356, 360 याद रखना। देन फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर है? पार्ट 3। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? पार्ट है, बताया था मैंने। कितने पार्ट थे? जल्दी बोलो, सब मन में सोचो कितने पार्ट थे? 22 पार्ट्स थे। कितने पार्ट? 22 पार्ट्स। तो 22 पार्ट्स में पार्ट 3 जो है वो गारंटी करता है FR, फंडामेंटल राइट, मतलब अधिकार। देखो अधिकार हर ह्यूमन को दिया गया है, बिकॉज अधिकार अगर नहीं रहेगा तो कोई भी हमारे साथ कुछ भी करके चला जाएगा, तो इसलिए अधिकार इज़ इम्पॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट से ही है, मौलिक अधिकार। तो पार्ट 3 में मुझे हिंदी नहीं आती है उतनी, मतलब पॉलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं आती है, तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ हिंदी में तो प्लीज़ माइंड मत करना सब। आर्टिकल 14 to 18, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 to 18 में क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी गारंटी करता है। देन आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम गारंटी करता है। आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25, 28, 25 से लेकर 28 मतलब ये 19 से लेकर 22, 23, 24, 25 से लेकर 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और आर्टिकल 32 जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है उसे कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, या हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज देखो अगर हमें इतना अधिकार दे दिया गया, ठीक है, अगर हमारा अधिकार कोई छीन रहा है या हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है ये अधिकार के खिलाफ, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ, तो हमारे पास तो ऐसा राइट होना चाहिए ना कि हम उसके जाकर उसके खिलाफ कुछ बोल सके, उसके खिलाफ कहीं रजिस्टर करा सके। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये BR अम्बेडकर जी ने कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप में देखो क्या होता है, मेनली ये तो हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से, और इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि ये देखो ड्यूअल सिटीजनशिप जब होता है डबल, तो ये US में है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका जैसे हम क्या है, इंडियन है, और हम कभी बोलते हैं हम झारखंडियन है, हम बिहारियन है, नहीं, क्योंकि ये क्या होता है ना कि इसमें हमें एक ही सिटीजनशिप दिया जाता है, एक ही नागरिकता दिया जाती है। जैसे कि इंडिया में हम एक ही नागरिकता है, हमारा एक ही आधार कार्ड है, एक ही जगह के हम लोग निवासी हैं इंडिया के। लेकिन आप अलग अलग कंट्रीज़ में देखोगे जहाँ डुअल सिटीजनशिप है, डुअल, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको स्टेट्स की भी नागरिकता दी जाएगी एंड देन आपको कंट्री का भी दिया जाएगा सिटीजनशिप। तो ये इंडिया में डिफरेंट है कि यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप ही दी जाती है, 2 नहीं, और ये हमने लिया है ब्रिटेन से।
देन फंडामेंटल ड्यूटी अगर हम लोग देखते हैं, देखो अब अधिकार तो पा लिया, तो पा लिया तो कुछ देना भी पड़ेगा तो अपने कंट्री के लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है कि हमारे कंट्री के लिए हमारा क्या क्या ड्यूटीज़ है, हम क्यों रिस्पॉन्सिबल अपने कंट्री के लिए, हमें क्या करना चाहिए। तो ये पार्ट 4A में है, पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है। आर्टिकल 51 डील करता है आपका मेनली उससे DPSP से, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 51A में इसे इम्प्लीमेंट किया गया, बिकॉज ये छोटा सा टॉपिक है, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, और अगर आप इससे नहीं भी कर रहे हो तो ये कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। देन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया। मैंने 11 को मेंशन नहीं किया है बिकॉज एग्जाम में बहुत छोटे छोटे मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स के और 8 मार्क्स के, अगर 8 मार्क्स के आ रहा है तो आप 3 से 4 पेज का लिखो। तो अगर आप इसे बढ़ा कर लिख रहे हो, मतलब खुद तो अंदर डालोगे ना कुछ तो आपका चल जाएगा। इसलिए मैंने उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन कुछ मैं बता देती हूँ। जैसे कि पहला है कि हमें अपने नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। देन बच्चों को 6 to 14 ईयर्स तक पढ़ाना चाहिए। ये 11th वाला जो न्यू इम्प्लीमेंट किया गया, न्यू डाला गया था, पहले 10th ही थे, फिर 11 डाला गया। देन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, तो अगर आपको चाहिए होगा इसके बारे में तो एक्सप्लेन करना, तो आप मुझे बोल देना, मैं एक अलग सा वीडियो बनाकर फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाल दूँगी। देन एक टॉपिक ख़त्म होता है। देन आता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेकेंड वाला जो आता है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो सॉरी, वैसे मुझे सर्दी हुई है, ऐसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो सबको कुछ ना कुछ हुआ है, मैं भी आ गई उसके चपेट में। देन पार्लियामेंट्री क्या होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या प्रोवाइड करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 74 and 75 deals with it, and in the center, and articles 163 and 164 at the state। जो आर्टिकल 74 और 75 है ये डील करता है सेंटर के साथ, और आर्टिकल्स 163 एंड 164 है वो डील करता है स्टेट के गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इस पॉलिसीज एंड एक्ट। देखो हमारे कंट्री में क्या है कि जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव पूरा अलग होता है, लेजिस्लेचर पूरा अलग होता है। बट हमारे कंट्री में क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों जो दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखो एग्जीक्यूटिव जो भी काम करता है वो पार्लियामेंट में, जो कि हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी है हम बोल सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो कुछ गलत पॉलिसीज़ बना रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो पार्लियामेंट उससे पूछेगा, उस पर कंट्रोल बैठाएगा, चेक बैठाएगा। तो ये क्या है कि एक दूसरे को चेक करता है, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव चेक करेगा, लेजिस्लेटिव को जुडिशरी चेक करेगा। इस तरह से तीनों एक साथ डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। ऑल्सो नोन एज कैबिनेट, मैंने पहले भी बोला कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं और वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब देखो कैबिनेट गवर्नमेंट को कौन बोला था, Ivor Jennings called the parliamentary system as cabinet government because the cabinet is the nucleus of power in the parliamentary system। देखो कैबिनेट क्या होता है, जब भी मेजोरिटी पार्टी जीतता है तो वो क्या करता है, एक प्राइम मिनिस्टर बनता है उसमें से, और वो अपने मिनिस्टर्स को चुनता है, और ये लोग सब मिलकर क्या बनाते हैं, कैबिनेट मिलकर बनाते हैं, मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर। तो उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहता है, प्राइम मिनिस्टर, वो जो बनाते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट। तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एक कैबिनेट सिस्टम है। क्यों, क्योंकि कैबिनेट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। देखो कहा तो जाता है कि सबका रोल होता है, बट ज़्यादा योगदान यही लोग का होता है डिसीजन बनाने में, कोई भी लॉ को हटाने में, कोई भी लॉ क्या डिसीजन लेना है, सब इनके ऊपर ही डिपेंड करता है, कैबिनेट के ऊपर। देन आता है फीचर्स। अब हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। देखो नॉमिनल मतलब होता है जो दिखे लेकिन होना, ठीक है। रियल मतलब असली वाला। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब उसका कोई कता काम धंधा नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा वही उसको करना पड़ेगा, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही चलेगा, और ऐसा भी है कि उसे उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि आपको बोला गया तो आप ऐसा नहीं है कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, आपको वही करना पड़ेगा। Thus the president is the head of the state while the PM is the head of the government। और अगर कोई भी पूछ ले कि who is the head of the government, तो आपको बोलना है प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द स्टेट होने के चलते ही, प्रेसिडेंट होने के चलते ही हमारा कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री है। देन मेजोरिटी पार्टी रूल। तो देखो हम जानते हैं, हम सब अब तो हम लोग बड़े हो चुके हैं, इतना तो हम लोग एटलीस्ट जानते हैं कि गवर्नमेंट जो हमारा फॉर्म करता है मेजोरिटी पार्टी होता है, जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलती है। जो मेजोरिटी पार्टी रहता है वो गवर्नमेंट बनाता है, और उसी का एक लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो लीडर ऑफ दैट पार्टी इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, ये है। और अगर वो फॉल कर जाता है तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, अपोजिशन पार्टी को बुलाता है और बोलता है आप अपना गवर्नमेंट अपना बनाओ।
Collective responsibility. The ministers are collectively responsible to the parliament in general and to the Lok Sabha in particular. देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एक आदमी यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है, यहाँ सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। कौन ले रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सब मिलकर ले रहे हैं। और ये लोग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के लिए। अगर कुछ गलती होगा तो कौन बुलाएगा इन्हें? पार्लियामेंट, और वहीं पर पद विचार जो भी होता है हुआ जाएगा। देन डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब है द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। जो मिनिस्टर्स है वो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव के भी और एग्जीक्यूटिव के भी। मतलब अगर एक आदमी जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, देखो पार्लियामेंट तो मेनली हमारा लेजिस्लेचर, तो अगर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं हो सकता, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं जा सकता है। सो ही और शी शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज अ मेंबर ऑफ सो दैट ही कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आता है मेरिट्स। अब हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स क्या है? तो पहला है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। इससे क्या होता है? लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हार्मनी बना रहता है, शांति बना रहता है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है बिकॉज अगर कुछ गलती होगा तो पार्लियामेंट इसे चेक करेगा। तो ये अपना ही सिर्फ रूल डिसीजन नहीं चला सकता है। प्रिवेंट डिस्पोटिज्म, इसमें क्या होता है? देखो ये कलेक्टिव मेंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं और ये भी होते हैं मतलब पीपल मिनिस्टर सब मिलकर बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये कहता है डिस्पोटिज्म मना करता है। तो ये डिस्पोटिज्म प्रिवेंट करता है, मतलब एक आदमी सिंगल आदमी जो डिसीजन ले रहा है उसे मना करता है। बिकॉज देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक मिनिस्टर नहीं बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी एक होता है, तो बहुत सारे मेंबर हो गए, तो मिलकर ये एक साथ सब डिसीजन लेते हैं एकजुट होकर। और अगर कोई डिसीजन गलत हो रहा है तो सब कोई एक बराबर इक्वली उसमें भागीदार होंगे। तो ये प्रिवेंट करता है डिस्पोटिज्म, मतलब एक आदमी का रूल प्रिवेंट करता है। रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, देखो इसमें क्या होता है ना, पार्लियामेंट्री में एक गवर्नमेंट हमेशा रेडी रहता है। कैसे? देखो जब भी मान लो मेजोरिटी पार्टी फॉल कर गया, मतलब उसने अपना पूरा मतलब मेजोरिटी वो होता है ना, क्या बोलते हैं भूल गया मैं, उसने मतलब वो कर दिया, मीन्स फॉल कर गया, समझ लो फॉल कर गया, ठीक है, पार्टी फॉल कर गया वोट्स। और फिर तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, दूसरे जो अपोजिशन पार्टी होती है, अभी कौन है अपोजिशन जल्दी बताओ याद है? देख जाकर सर्च मारो। जो अपोजिशन पार्टी होती है उस क्या करता है कि उसे बुलाया जाता है उसके लीडर को, और कहा जाता है कि अब आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करो। और फिर जब नेक्स्ट इलेक्शन उनका होगा तो फिर न्यू पार्टी आएगी। तो अपोजिशन पार्टी हमेशा रेडी रहती है, तो इसलिए रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी इसमें होता है। देन डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स में पहला है अनस्टेबल गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होता, मतलब कभी कभी क्या होता है पार्टी का फॉल कर जाती है, और मतलब जो भी पार्टी है वो मेजोरिटी फॉल कर जाएगी, और फिर क्या होगा कि दूसरा गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि अपने 10 ईयर 5 साल जो है पूरा करके ही जाए, इसलिए अनस्टेबल गवर्नमेंट है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, जहाँ से देखा गया है ज़्यादातर मतलब रिसर्चर्स ने देखा है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है ना कि जो भी पॉलिसीज़ होती है वो ज़्यादा दिन तक लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती है, वो शॉर्ट टर्म ही होती है। देखो हमने भी अभी देखा हमारे कंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है। अब देखो अभी अगले साल इलेक्शन है 2024 में, तो कुछ अभी वैकेंसीज आ रहा है, नहीं तो 3-4 साल तो सो रही थी गवर्नमेंट। तो इसमें ये लोग क्या होता है ना, सब वोट पॉलिसीज़ होता है, पॉलिटिक्स होता है कि जब वोट चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छा लोगों के लिए अच्छे करेंगे, ताकि क्या हो कि वो वोट करें हमें। लेकिन उससे पहले सोई रहती है हमारी सरकार, तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होता है। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट ही मैंने पहले भी कहा, कैबिनेट सबको रूल करती है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि कैबिनेट जो बोलेगा वही होगा। प्रेसिडेंट भी जो बोलेगा वो नहीं हो सकता, मतलब कैबिनेट के एडवाइस से उसे करना पड़ेगा, और ऐसा भी लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसे एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। देन गवर्नमेंट बाय मैटर्स का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या होती है, उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। सोच लो हमारा मिनिस्टर्स कैसा है, पान खाते रहता है, तो निकाला हुआ रहता है, बोलना नहीं चाहिए बट ऐसा ही है। तो ऐसा है, प्रॉब्लम है हमारे थोड़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो ये डीमेरिट्स थी, ये मेरिट्स थी, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया। और आप चिंता मत करो, मैं इसका PDF जरूर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो आप वहाँ से देख कर लिख लेना। देन नेक्स्ट है हमारा फेडरल स्टेट क्या होता है? पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड गवर्नमेंट इनटू फेडरल एंड यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या किया है, क्लासिफाइड किया है गवर्नमेंट को, एक तो फेडरल या यूनिटरी। फेडरल में क्या होता है कि पावर ऑफ डिवीजन होता है, बट यूनिटरी में पावर नहीं होता, सेंटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और बाकी स्टेट्स के बाद पावर नहीं होता है। तो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के नेचर जो रिलेशन वो लोग शेयर करते हैं, उसके बेसिस पे हमने गवर्नमेंट को 2 भाग में बांटा है, दैट इज वन इज फेडरल, दूसरा यूनिटरी। द टर्म फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड
फोइडस विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो फेडरेशन जो टर्म है वो फोइडस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। यूएस इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड। यूएस क्या है? पहला और ओल्डेस्ट, मतलब पहला फेडरेशन और ओल्डेस्ट, मतलब फेडरल पावर, यहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले हमने यूएस में देखा था। फर्स्ट भी और ओल्डेस्ट, सबसे पुराना भी। पहला है तो ऑफकोर्स ओल्डेस्ट होगा। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल, बट हमने अमेरिकन मॉडल नहीं लिया इंडियन फेडरल सिस्टम में, हमने कैनेडियन मॉडल लिया है। इट स्टैब्लिशेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंडियन फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया, ओके। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाता है, और इसके कंपैरिजन में वीक स्टेट्स पावर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग वीक रहते हैं। फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम फीचर्स देखेंगे फेडरल फीचर्स क्या क्या है। पहला है डुअल पॉलिटी। इट कंसिस्ट ऑफ द यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट्स एट द पेरिफेरी, ईच इज एंडोड विद सोवेरेन पावर्स। देखिए सोवेरेन का मतलब क्या होता है, मेनली हम टर्म्स तो पढ़ लेते हैं बट मीनिंग समझ नहीं आता। देखिए सोवेरेन का मतलब ये होता है कि जब आपके पास अपना डिसीजन मेकिंग पावर हो, कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो होता है सोवेरेन, और आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ, आपको किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, डैट इज़ कॉल्ड सोवेरेन। तो इंडिया इज़ अ सोवेरेन कंट्री, और यहाँ पर डुअल पॉलिटी देखा जाता है। यूनियन के पास भी पावर है और स्टेट्स के पास भी पावर है, दोनों के पास अपने अपने सोवेरेन पावर्स है, मतलब दोनों अपना अपना डिसीजन खुद लेने में खुद लेते हैं। देन सेकेंड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइब्स द लिमिट्स विद इन विच दे मस्ट ऑपरेट। तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि हमें बताता है स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे गवर्नमेंट का, स्टेट लेवल पे और यूनियन लेवल दोनों पे, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, पावर क्या होगा और फंक्शन क्या होगा, सेंटर में भी और स्टेट में भी, दोनों बताता है। और दूसरा चीज़ देखो, आपने पावर दे दिया, बट आपने उसे बताया ही नहीं कि पावर को किस तरह यूज़ करना है, कहाँ कहाँ उस पावर को नहीं यूज़ करना है, वो तो बताना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये तो फिर ये लोग कुछ भी करने लगेंगे। तो उसने ये भी बताया है कि लिमिट कहाँ कहाँ लगाना है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। देन डिविजन्स ऑफ पावर। देखो पावर डिवीजन किया गया है, और ये तीन लिस्ट के टर्म में किया गया है। पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सेंटर लॉ बनाता है। देन स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स, जिसमें स्टेट लॉज बनाता है। और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स, जिसमें दोनों ही मिलकर बनाते हैं, कुछ सेंटर बनाता है, कुछ स्टेट्स बनाता है। देन है हमारा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर लॉ ऐसा कुछ बन रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, तो उसे तुरंत ही इलीगली हटा दिया जाएगा। और अगर कुछ ऐसा लॉ इनैक्ट भी किया जा रहा है सेंटर या स्टेट के द्वारा, तो वो पक्का जो है वो प्रोविजन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिखा गया उसके ही मुताबिक होना चाहिए, अदरवाइज उसे इलीगल बोला जाएगा या फिर उसे हटा दिया जाएगा। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एज भी नो कि हमारा जुडिशरी हेड करता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और बहुत सारे कोर्ट है सिविल लेवल पे। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारा इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसके चलते इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। देन बाईकैमरलिज्म। देखो बाईकैमरलिज्म क्या होता है, हमारी कंट्री में राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, इसे ही हम बोलते हैं बाईकैमरलिज्म, कि दो लेवल पर काम होता है, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। और अगर हम अमेरिका में देखें तो राज्यसभा को हाउस ऑफ सेनेट बोलते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। तो ये था हमारा फेडरल स्टेट। आई होप आपको समझ आ रहा हो सब। नेक्स्ट इज़ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अगर हम देखते हैं तो अडेप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, ये ब्रिटेन से लिया गया था, और एक्सटेंशन था इक्वालिटी बिफोर लॉ का। देखो रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि ओनली वेन ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सब कोई बराबर हो आइज ऑफ लॉ, मतलब लॉ की आंखों में, कानून की आंखों में अगर हर कोई बराबर है, तभी रूल ऑफ लॉ कहीं भी इस्टेब्लिश हो पाएगा। इसका मतलब होता है लेक्स सुप्रीमस। लेक्स मतलब लॉ, और सुप्रीमस मतलब सुप्रीम, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन है? लॉ। एंड देयर एग्जिस्ट एन एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ रेगुलर लॉ ऑफ एन कंट्री एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्रुप और अबिटर। मतलब हमारा जो कंट्री का लॉ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि किसी का भी एक पर्टिकुलर ग्रुप या कोई भी किसी का भी पावर्स, जो कि ऐसी पावर लगा रहे हो। इट चेंज द नोशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रेक्स लैक्स टू लेक्स रेक्स, जस्टिस फॉर विल प्रिवेल। ये क्या बोलता है, इसका नोशन क्या है? रेक्स मतलब किंग, लेक्स मतलब लॉ। पहले क्या था? किंग लॉ बनाता था, अब क्या है? लॉ किंग बनाएगा, मतलब लॉ बनाएगा। हमारा जितना भी इंस्टीट्यूशन है उसे कौन स्टैब्लिश करेगा? लॉ। वो लॉ को देखकर ही स्टैब्लिश होगा, मतलब मेनली हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर ही स्टैब्लिश किया जाएगा, उसके प्रोविजंस के मुताबिक ही। तो हम लोग लेक्स रैक्स की तरफ शिफ्ट कर गए, इसका नोशन यही है।
देन इट हैज़ 3 प्रिंसिपल्स। रूल ऑफ लॉ का 3 प्रिंसिपल है। पहला, नो मैन कैन बी पनिश्ड और सफ़र एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ एंड सच अ वायलेशन ऑफ लॉ शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज इट रिक्वायर्स एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट। देखो, कहा जाता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी इंसान को पनिश नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसने कोई क्राइम ना किया हो, और अगर वो उसने कोई काम किया भी है तो उसे ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ में पहले इस्टेब्लिश किया जाए, मतलब देखा जाए। ऐसा नहीं है किसी को भी पकड़ लिया, किसी को भी जेल में बंद कर दिए और उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। ऑल पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सबको एक बराबर सबके लिए लॉ एक बराबर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसको हम वो अगर कोई लॉ तोड़ भी रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, और कोई गरीब है तो अगर कुछ कर भी नहीं रहा है उसको जबरदस्ती जेल में पकड़ के डाल दिए। तो हर के लिए लॉ बराबर होना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। All can sue and get sued before the court. Then the third principle of rule of law as applied in India is a modification of third principle as applied in Britain, because Indian constitution is considered as the supreme law of land, and all the laws passed by the legislature must be consistent with the provision of constitution, though in England every action of legislature is considered as a valid law. देखो क्या कहा जा रहा है कि हमारे जो कंट्री में क्या है कि लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बनाता है, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड में क्या है कि एवरी एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, अगर कोई भी लेजिस्लेचर काम करता है तो क्या हो जाता है, एक लॉ बन जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट। क्योंकि देखो इंग्लैंड में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो वो लोग जो भी लॉ बनाते हैं ना वो प्रिवेल ही कर जाता है। अगर कोई रोकेगा ही नहीं है आपको ये करना है ये नहीं करना है, तो आप कुछ भी करो वो तो बने सही होगा। अगर कोई रोकने वाला होगा, घर में हमारे मम्मी पापा रोकते हैं कि ये गलत है ये सही है, तो हमें पता रहता है क्या कि ये नहीं करना है, ये करना है। लेकिन अगर कोई रोकेगा ही नहीं तब तो हमको जो मन करेगा हम वो करने लगेंगे। तो वही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोक के रखा है। तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट पास किया है लॉ वो सही है कि गलत है, और हम उसमें ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वो जो भी लॉ लेजिस्लेचर पास करता है या बनाता है वो क्या होता है, एक लॉ बन ही जाता है ऑफ कोर्स। देन है हमारा, उसके बाद आता है सेक्युलर स्टेट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सेक्युलर स्टेट के बारे में मैंने अभी नहीं लिखा, मेरे पास नोट्स थे इसके, तो मैं उसी को समझा देती हूँ और मैं PDF में इसी को डाल दूँगी, ठीक है। तो सेक्युलर स्टेट क्या होता है कि देखो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। पहला सेक्युलरिज्म क्या होता है कि आप क्या है हर धर्म को एक बराबर देख रहे हैं, किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन ना कर रहे हो, ठीक है, दैट इज सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलर स्टेट क्या है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। इट मीन्स दैट स्टेट शेल नॉट रिकोगनाइज एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन ऑफ अ कंट्री। कहने का मतलब है कि इंडिया क्या कर रहा है कि स्टेट को किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाना, जैसे कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं, हमने नेशनल बर्ड बनाया है, नेशनल स्पोर्ट्स है, नेशनल फूड है, बट हमने नेशनल रिलीजन नहीं बनाया है। तो इसी तरह हमें किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल नहीं बोलना है कंट्री के लिए। इन केस ऑफ इंडिया इट मीन्स इंडिया स्टेट इज़ नाइदर रिलीजियस नॉर इरीलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस। इंडिया का कहने का मतलब क्या है, इंडिया एक स्टेट है जहाँ पे वो कहता है कि ना ही इंडिया रिलीजियस है, ना ही धार्मिक है, ना ही ई रिलीजियस है, ना ही यहाँ कोई रिलीजन को मतलब वो कहना चाहता है कि ना ही यहाँ पर रिलीजन ऐसा कि नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ रिलीजन नहीं है, ना ही एंटी रिलीजियस मतलब रिलीजन के खिलाफ है, बट नॉन रिलीजियस इन कैरेक्टर, दैट इज ऑल द रिलीजन्स दैट हैव मेड इंडिया देयर होम हैव द राइट टू को एग्जिस्ट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया कहता है कि जो भी रिलीजन यहाँ पर है वो क्या है, उनको अधिकार है कि वहाँ पे यहाँ पर आकर को एग्जिस्ट करें, मतलब एक साथ रहें सॉइल ऑफ इंडिया में। मतलब ना ही कहता है कि हम रिलीजियस कंट्री है, ना ही कहता है कि हम इरिलीजियस कंट्री है, ना ही कहता है कि हम रिलीजन के खिलाफ है, बट जितने भी रिलीजन है वो सही से यहाँ पर रहे और को एग्जिस्ट करें। What makes most of the Western countries secular as well as India is the fact that neither in West nor in India the state has any particular religion as a state religion or official religion. देखो ऐसा एक पर्टिकुलर कॉमन थिंग जो वेस्ट और इंडिया में कॉमन है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडिया दोनों ने ही क्या किया है, किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया है, बट इन दोनों में डिफरेंस भी है। However, in West, there is separation between state and church. That is, when state takes decisions, those decisions are made not to appreciate any religion or inspired by any religion. However, in India, state decisions are appreciative of understanding and aspirations of all the religion. That is, in West, state has maintained equal distance from all religion, whereas in India, state is equally close to appreciate of all religions. देखो पर डिफरेंस है। पहला तो हमने सिमिलैरिटी पढ़ लिया, एक सिक्के के दो कॉइन, एक सिक्के में दो मतलब फेस होते हैं, हेड एंड टेल। तो हमने पढ़ लिया कि
कि तो सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी यही है कि दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल रिलीजन नहीं बोलता है कोई भी रिलीजन को, इंडिया या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ देखे तो। बट डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न कंट्री क्या करता है, वो बोलता है हम लोग ई रिलीजियस हैं, हमारे पास कोई रिलीजन ही नहीं है, हम किसी रिलीजन को मानते ही नहीं हैं। बट हमारा इंडिया बोलता है कि हम हर रिलीजन को इक्वली अप्रिशिएट करते हैं, हर रिलीजन हमारे लिए बराबर है। तो यही अंतर है, वो लोग के लिए कोई रिलीजन है ही नहीं, उनका कहने का मतलब हमारे लिए है रिलीजन और हमारे रिलीजन को बराबर मानते हैं। तो ये था सेक्युलरिज्म पर, इसका मैं PDF डाल दूँगी। वैसे आपको बड़ा बड़ा आंसर लिखना नहीं रहेगा, तो सो डोंट वरी, आपको मेरे लिए 2, 2.5, 3 पेज तक लिखोगे चल जाएगा। देन है सोशलिज्म, मतलब सोशलिस्टिक स्टेट। इंडिया कैसे सोशलिस्टिक स्टेट है? तो इंडिया फॉलोज द गोल ऑफ सोशलिज्म अंडर विच इट इज डिजायर्ड दैट एवरी मैन ऑफ सोसाइटी शुड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द रिसोर्स ऑफ सोसाइटी एंड नोबडी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेनिफिट्स। इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, वो क्या कहता है कि हर को फ्रूट का मज़ा मिलना चाहिए, मतलब कद्दू कटेगा तो समय बटेगा, यही कहने का मतलब है। जो भी है वो सबको मिलेगा, अदरवाइज कोई भी उस बेनिफिट से मतलब अलग नहीं होना चाहिए। Unlike USSR, where Marxist socialism was a goal involving complete nationalization, India has followed the path of democratic socialism, Fabian socialism, in which instead of complete socialism, India has followed the path of mixed economy, in which private enterprise and private ownership is not prohibited. However, the various roles state has ensured that everybody is benefit of the resources of the society and nobody concentrates of the resources and nobody is left and from the benefits of making laws like zamindari abolition, bank नेशनलाइजेशन, लैंड सीलिंग, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक्सेट्रा। देखो जैसे कि हम देख सकते हैं रशिया मीन्स USSR जब हम बोलते हैं तो रशिया में हम देखते हैं क्या कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म फॉलो की जाती है, मतलब हर कुछ गवर्नमेंट के अंदर होगा और अगर बटेगा, मतलब हमारे पास 20 रुपया अगर हमें बांटना है 4 इंसान में तो हम कैसे बांटेंगे? 5 5 5 5 सब में बराबर बटेगा, ठीक है, और हर कुछ गवर्नमेंट के अंदर है, मतलब पब्लिक है। लेकिन अगर हम देखते हैं इंडियन सोशलिज्म में तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, इसे हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोलते हैं, फेबियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। इंडिया ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है, फेबियन सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दोनों कह सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, हमारे पास 20 रुपये है, हमें 4 इंसान में बांटना है, ठीक, तो हमें इस तरह भी नहीं बांटना है कि सबको, मतलब अगर मान लो हम बराबर नहीं बांट पा रहे, ठीक है, तो इस तरह भी नहीं बांटना है किसी को एकदम कम मिले किसी को एकदम ज़्यादा मिले, मतलब सबको एवरेज मिलना चाहिए। मतलब अगर किसी को 8 रुपये मिल रहा है तो एक को 6 मिलना चाहिए, इस तरीके से, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। तो उसमें बीच वाला इसने रास्ता अपनाया। तो इसमें बहुत सारे और हमारे इंडिया में एक और चीज़ देख सकते हैं कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप भी है और पब्लिक भी है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ काम करते हैं। और हमारे इंडिया ने बहुत सारे काम किया था जब देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद भी कुछ समय पर देखे तो ज़मींदारी एबोलिशन हुआ था, फिर बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, लैंड सीलिंग, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक्सेट्रा। देन PDS का भी आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देन आर्टिकल 39B क्या बोलता है? आर्टिकल 39 क्लॉज B, वॉट एवर इज़ फॉर सोसाइटी शुड रीच टू ऑल। क्या बोलता है कि जो भी सोसाइटी के लिए वो सबके पास पहुंचना चाहिए। आर्टिकल 39 क्लॉज C बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज़ नॉट अलाउड, मतलब वेल्थ को एक आदमी अपने पास कंसंट्रेट करके रखे, ये भी अलाउड नहीं है। 2 important socialistic goals mentioned in constitution are under। 2 important socialistic goals है जो मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है आर्टिकल 39 क्लॉज B आर्टिकल 39 क्लॉज C। आर्टिकल 39 क्लॉज B says that shall take steps to provide so that the material resources of society should be distributed in such a way so as to observe the common interest of society। देखो मैंने 39 क्लॉज B के बारे में समझाया ऊपर, वो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, जो भी है वो सब में मिलना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा खासा सा लिखा है मैंने तो ये अच्छा खासा सा आप भी एग्जाम में लिख देना, याद कर लेना और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। और 39C का कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज़ नॉट अलाउड, यहीं पे वही लिखा है, स्टेट मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ये हो गया आपका सोशलिज्म पे। देन लास्ट टॉपिक है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के बारे में ज़्यादा है नहीं, ठीक है, रिपब्लिक के बारे में बस इतना ही। रिपब्लिक इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम वेयर पीपल आर सुप्रीम एंड वेयर देयर इज़ नो हेरिडिटरी रूलर, कोई हेरिडिटरी रूलर ना हो, और हेड हो स्टेट का कौन, जो कि पीपल के द्वारा इलेक्ट किया गया है एक फिक्स टर्म के लिए, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है, वो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, इसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा ही लिखा है आपको समझाने के लिए, और बाकी जो रहा मैं PDF में उसे बड़ा दे दूँगी नोट्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और PDF में अपलोड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख लेना। थैंक यू।